तो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। चिल्ड्रन क्लास 8 के कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि मिस फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का कुछ क्वेश्चन शेयर कीजिए, कुछ उस पर वीडियो बना दीजिए। तो बच्चों, हम लोगों ने मैंने बहुत पहले भी वीडियो में मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस बताया था। तो फिर से मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए कर देती हूँ। तो चलें, ऐसा मत सोचो कि उतने ही क्वेश्चन से हो जाएगा, क्योंकि जो चैप्टर आपका फोर्स एंड प्रेशर है दैट इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। हम लोग के डेली लाइफ से रिलेटेड सारा टॉपिक है। तो अगर आपको टॉपिक समझ में आया होगा तो देन यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन चैप्टर समझा हुआ होना चाहिए। कितना आप लोग ध्यान देते हो क्लास में, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या कुछ टिपिकल क्वेश्चन फोर्स एंड प्रेशर टॉपिक से मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों को, ताकि इट कैन हेल्प यू अलॉट। बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था, इसमें फोर्स पढ़ा है, पिछले वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है सारा टाइप ऑफ फोर्स में। सबसे पहले फोर्स का हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था। इसका एसआई यूनिट पढ़ा था, क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था वो टाइप्स ऑफ फोर्स में कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ा था। कांटेक्ट फोर्स में हम लोगों ने थ्री टाइप ऑफ फोर्स पढ़ा था। कौन कौन? मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए, इन तीनों का एग्जाम्पल आप देख लोगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था। उन तीनों का भी एग्जाम्पल आप अच्छे से देख लीजिएगा। आफ्टर दैट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, उसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। बैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है? सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करेगा और कोई भी चेंज वो नहीं कर सकता है। स्टेट ऑफ रेस्ट हो, स्टेट ऑफ मोशन हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन हो, स्पीड हो, कुछ भी नहीं चेंज कर सकता है। सिर्फ क्या करेगा? वो शेप को चेंज करेगा। और अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज एनीथिंग, ब्रिंग अबाउट एनी चेंज वो कर सकता है। चिल्ड्रन, सो किसी ऑब्जेक्ट पर मोर देन वन फोर्स लगता है तो नेट फोर्स कितना होगा, ये पढ़ लीजिएगा। आफ्टर दैट ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ हम लोग फील करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, किस सिचुएशन में हम लोग उसको देखते हैं, एप्लीकेशन उसका है, वो सारा देख लीजिएगा। फिर से मैं पेपर पर रिटर्न कुछ क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ वीडियो में, उसे आप लोग देख लोगे, वो हेल्प करेगा। लेकिन प्रेशर वाले टॉपिक से कुछ एक्सप्लेनेशन आप कर लोगे तो इट विल हेल्प यू। लेकिन आपको आता ही होगा, आप अप्लाई कर सकते हो उसको अच्छे से। लाइक ये क्या कहते हैं, बेस ऑफ डैम्स आर मेड ब्रॉडर। ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, वो वन एंड ऑफ थंब पिन इज ब्रॉडर while other end is pointed, other end pointed होगा। तीसरा, it is easier to cut things by sharp edge knife। चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस को आप देख लोगे तो ये आपको हेल्प करेगा। और आई थिंक ये बस आपको देखना है, आपको आंसर आना ही चाहिए, आना आता ही होगा, बस जस्ट रिवाइज कर लेना है एक बार। ठीक है चिल्ड्रन, सो इसलिए स्टडी। और इसके बाद मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हमने पेपर पर लिखा है, उसका मैं वीडियो बना देती हूँ मोबाइल से,
मोबाइल को ऊपर रख के पेपर को नीचे, मोबाइल को ऊपर रख के मैं वीडियो बना देती हूँ, उसे आप लोग देखोगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल चिल्ड्रन अगेन। ये क्लास 8 के कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर से। बच्चों, इम्पॉर्टेंट इसमें क्या हो सकता है, बहुत इजी चैप्टर है और अगर आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से समझा है तो ज़रूर आप लोग इसका आंसर कर सकते हो चिल्ड्रन। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन मैं बना दे रही हूँ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, एंड दैट विल हेल्प यू ऑल्सो। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के या सुन के मन में रिकॉल करते हो उसका आंसर, अगर आप दे पाते हो तो देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बच्चों, तो इस तरह से आप कर सकते हो अपने ये यूनिट टेस्ट की तैयारी, जिस स्कूल में भी हो। तो बच्चों, जब शुरू करते हैं हम लोग, तो ये देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। एन आर्कर स्ट्रेचेज हर बो while taking aim at her target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, answer the following question. An archer stretches her bow. अपने बो को खींचता है, फिर while taking aim at her target, she then releases the arrow. अब वो बो के शेप को चेंज करके एरो को छोड़ देता है। तो उसके आधार पर, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है बच्चों। तो देखिए ये क्या है। फर्स्ट वन, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स शेप। ठीक है। द फोर्स अप्लाइड टू the force applied to stick the book is an example of dash force. Children, this word is misprint. I think ये pull the book होगा. is an example of muscular force. The type of force responsible for a change in the state of motion of arrow is an example of. The type of force responsible for a change in its state of motion of the arrow is an example of which force बच्चों? ये ग्रेविटेशनल फोर्स कर सकते हो। वाइल द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एरो अब अर्थ की ओर चलाएगा, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। वाइल द एरो while the arrow must be moving towards the target। बच्चों, ये हमारा मिस प्रिंट है, वॉच्ड टारगेट, ये जो दिया हुआ है वर्ड, ये हमारा वॉच्ड टारगेट, ये वाला मिस प्रिंट है। टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश एंड ड्यू टू द एयर, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर। बच्चों, क्योंकि एरो को तो एयर से भी जाना होगा और उस पर अर्थ का ग्रेविटी भी एक्ट करेगा, इसलिए वो इस तरह का दोनों फोर्स इस पर एक्ट करेगा। अब देखिए लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। एन इन्फ्लेटेड बलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विथ अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ। इट वॉज फाउंड दैट द बलून स्टिक्स टू द वॉल। Which force is acting during it and why? Balloon was pressed against a balloon after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. Synthetic cloth से balloon को rub करके उसको wall के against वो करते हैं, दबा दिया जाता है। तो क्या होता है? It was found that the balloon sticks to the wall. Which force is acting during it and why? अब wall पर कौन सा force लगता है बच्चों? एक तो हम लोगों ने उसको प्रेस किया तो हमारा मस्कुलर फोर्स लगा, बट एक्चुअली ये स्टिक होता है किसके कारण? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। विच फोर्सिंग एक्टिंग ड्यूरिंग इट एंड व्हाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स ड्यूरिंग दिस बिकॉज जब उसको हम सिंथेटिक क्लोथ से रब कर देते हैं तो वो चार्ज हो जाता है
और दीवार में जाके वो चिपक जाता है, क्योंकि चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है और अपोजिट चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करेगा। तो लाइक अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सपोज नेगेटिव चार्ज है तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करेगा जिस पर कोई चार्ज नहीं है, और दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा जिस पर कि अपोजिट चार्ज है बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग water held above the ground level in your hands. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in the state of motion. Because the force exerted by us, हम लोग जो बकेट को पकड़े हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, और अर्थ का ग्रेविटी के कारण जो उस पर फोर्स लग रहा है, दोनों बैलेंस्ड फोर्स हो गया, दोनों एक दूसरे के बराबर बट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। अ गैस फिल्ड बलून मूव्स अप। चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। गैस फिल्ड बलून मूव्स अप, इज द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट लार्जर और स्मॉलर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? क्या कहिएगा? ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी का तो फोर्स उस पर लग ही रहा है, बट अब ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है तभी बलून ऊपर जा रहा है। तो क्या कहिएगा? द फोर्स एक्टिंग ऑन द बलून इन अपवर्ड डायरेक्शन इज मोर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसलिए उसका वो ऊपर की ओर जा रहा है, नहीं तो क्या होता, वो अर्थ पर चला आता। लाइक अगर हम बलून में वो भर दें कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि मुंह से हम लोग फुलाते हैं, तो वो बलून ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो भारी गैस होता है, तो वो अर्थ के ग्रेविटी से पुल हो जाएगा, उस पर अपथ्रस्ट का वैल्यू, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। 2 persons are applying force on an object from opposite side of a moving cart. Children, again यहाँ हम थोड़ा सा मिसप्रिंट है। The cart still moves with same speed and in same direction. What do you infer about the magnitude and direction of force applied? क्या कहता है कि कोई 2 person, 2 आदमी किसी कार्ट पर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है। द कार्ट विल स्टिल मूव्स विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड? बच्चों, तो ये एज द कार्ट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स द बैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कार्ट। बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं? जो जब सभी फोर्स का सम नेट फोर्स 0 हो जाए, तो इस तरह से कम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो कार्ट इसलिए नहीं मूव, इसीलिए उसका स्पीड नहीं चेंज हो रहा है और सेम डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि उस पर बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। चिल्ड्रन, आई थिंक कि समझ में आ रही होगी बात। लाइक टग ऑफ वार मैच में जब दोनों टीम से फोर्स अप्लाई करता है, तो कोई भी टीम उसको रोप को नहीं खींच पाता है, क्योंकि वहाँ बैलेंस्ड फोर्स लगता है, उसमें कोई टीम उसको अपनी ओर नहीं खींच पाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस? ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस में एक्ट करता है। चिल्ड्रन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा, जो भी डेफिनेशन क्लास 8 में है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कहीं भी लगता है, किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, चाहे ऑब्जेक्ट बड़ा हो या छोटा हो, वो फोर्स लगेगा ही। ठीक है, तो चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो सन हो, चाहे अर्थ हो, चाहे कहीं भी हो, वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा ही। तो कहिएगा, एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट, एनी 2 पार्टिकल, सो दैट फोर्स विल एक्ट इन स्पेस ऑल्सो। 2 थर्मोकोल बॉल्स हेल्ड क्लोज टू ईच अदर। चिल्ड्रन, अगेन यहाँ देखिए TWO होना चाहिए, ये हमने बोल के टाइप किया था, इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है। तो 2 थर्मोकोल बॉल्स हेल्ड क्लोज टू ईच अदर बट they move away from each other when they are released.
नेम द फोर्स रेस्पॉन्सिबल। चिल्ड्रन ये तो इसमें दिया हुआ नहीं है कि आइदर दे हैव बीन रब्ड और नॉट, एक दूसरे से रगड़ा हुआ है, चार्ज्ड है या नहीं है। बट अगर वो एक दूसरे के करीब आता है और फिर मूव कर जाता है, इट मीन्स कि उस पर कोई फोर्स क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तभी वो एक दूसरे से दूर भागता है। हाउ इज प्रेशर रिलेटेड टू फोर्स एंड एरिया। बच्चों यहाँ देखिए फिर से एक वो है मिसप्रिंट है, क्वेश्चन नंबर 8 में इजिप्ट नहीं, हाउ इज प्रेशर रिलेटेड टू फोर्स एंड एरिया। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स व्हेन एरिया इज कांस्टेंट। हम लोगों ने पढ़ा है प्रेशर टॉपिक में कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। बच्चों इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल पढ़ा था कि लाइक कि ये सारा वो जो इसका एप्लीकेशन है उसको आप याद रखोगे तो शायद आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा यूनिट टेस्ट के लिए। कि फोर्स बढ़ेगा तो क्या हमने बताया आपको, प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। चिल्ड्रन ये हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। चिल्ड्रन हम लोगों ने पढ़ा था प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, एरिया डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्यों, कौन सा एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि शार्प एज नाइफ को से हम लोग किसी चीज़ को आसानी से काट लेते हैं रादर देन द ब्लंट वन। तो शार्प एज में क्या हो गया, एरिया कम होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग किसी चीज़ को आसानी से काट देंगे। और ब्लंट एज में क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। इस तरह से चीज़ों को काटना थोड़ा सा मुश्किल होगा चिल्ड्रन। तो प्रेशर एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब देखिए उसी का एप्लीकेशन यहाँ है। इट इज़ ईजियर टू कट थिंग्स बाय शार्प एज नाइफ दैन ब्लंट वन। तो ब्लंट नाइफ का एरिया ज़्यादा होगा, प्रेशर कम एग्जर्ट होगा एंड थिंग्स वॉन्ट बी कट इजीली। चिल्ड्रन सो ये हमारा वो प्रेशर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, और भी मैं बताती हूँ आपको, सबको ध्यान से देख लोगे देन आई थिंक कि अगर इतना आपसे हो जाता है तो शायद कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैविंग मास 5 kg and length of one side 20 centimeter is kept on the table. How much is the pressure exerted on the table in पास्कल। अब टेबल पर कितना पास्कल प्रेशर एग्जर्ट होगा ये निकालना है बच्चों। तो मैं इसे निकाल के आपको दिखा देती हूँ और आप प्रैक्टिस भी इस पर कर लोगे। चलिए इस क्वेश्चन में भी ये रेक्टेंगुलर नहीं होगा बल्कि क्यूबिकल होगा। क्यूबिकल ब्लॉक हैविंग मास 5 kg एंड लेंथ ऑफ वन साइड 20 centimeter इज केप्ट ऑन द टेबल। हाउ मच इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टेबल इन पास्कल। सो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, हम लोग पहले फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक निकाल लेते हैं। फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो गया, M इंटू जी। तो मास हो गया 5 kg इंटू 10, तो ये हमारा कितना हो गया 50 न्यूटन। एंड एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ वन साइड ऑफ ब्लॉक 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा चिल्ड्रन, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसे हम कुल लोग मीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं 50 कर देते हैं और इसको क्या कर दीजिएगा 25 कर देते हैं। तो हमारा एरिया हो गया 1/25 मीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, प्रेशर निकालने के लिए हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर लिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स हो गया कितना 50/1/25, तो ये हमारा हो गया 50/1 इंटू 25,
तो कितना हो गया, वो इज इक्वल टू 1250 पास्कल प्रेशर हो गया। इस तरह से हम लोग प्रेशर भी निकाल सकते हैं चिल्ड्रन। और इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग और भी सॉल्व कर लोगे बुक से, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट चिल्ड्रन। तो ये लिक्विड प्रेशर से हो गया। ऑल्दो लिक्विड प्रेशर एंड गैस प्रेशर इज ऑल्सो देयर इन द बुक इन दिस चैप्टर, लेकिन आप कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए आप लोगों से। अब चिल्ड्रन और भी क्वेश्चन है, जैसे कि और भी क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लोगे, लाइक कि मास का ऐसा यूनिट क्या हो गया, SI यूनिट ऑफ मास, ये हो गया आपका kg। SI यूनिट ऑफ वेट, या क्या लिखिएगा, न्यूटन। SI यूनिट ऑफ प्रेशर हो गया पास्कल चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट सारा चिल्ड्रन। और भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन यू विल सी, दैट विल हेल्प यू अलॉट। मान लेते हैं जैसे कि हम लोग फोर्स वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सपोज कि ये हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इस पर हम इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाए, इधर से भी हम 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो नेट फोर्स यहाँ कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया 10 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन, तो ये हमारा कितना हो गया 0। अब मान लेते हैं कि इसी तरह से चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक ब्लॉक है। इस पर आप 10 न्यूटन इधर से फोर्स लगाए, इधर से आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये क्या हो गया, यहाँ नेट फोर्स कितना हो गया 10 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन, ये कितना हो गया 0। तो द ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अब दूसरा है बी में, मान लेते हैं आपके पास एक दूसरा ब्लॉक है जिस पर आपने इधर से 20 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर से आपने 15 न्यूटन फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स इस पर कितना हो गया, नेट फोर्स 20 न्यूटन प्लस माइनस 15 न्यूटन, तो ये हमारा हो गया 5 न्यूटन। अगर हम बच्चों पूछें कि नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, किधर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, देन यू कैन से नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा लेफ्ट टू राइट, और वो 5 न्यूटन होगा और ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इसमें नेट फोर्स 0 हो गया और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, यहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी में, अगर मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट पर हम इधर से 15 न्यूटन लगाए, दूसरा फोर्स इधर से ही 20 न्यूटन लगाए, इधर से हम अलग से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स इधर हो गया यहाँ कितना, नेट फोर्स 35 न्यूटन, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उसके बाद डी में मान लेते हैं कि इधर से किसी ऑब्जेक्ट पर इधर से 10 न्यूटन, इधर से 20 न्यूटन और इधर से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया आपका, नेट फोर्स 30 न्यूटन प्लस माइनस 5 न्यूटन, तो हमारा कितना हो गया 25 न्यूटन फोर्स इधर से लग रहा है। सो चिल्ड्रन हम लोग इस तरह से नेट फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स देख लेंगे। चिल्ड्रन डेफिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस हम लोग देख लेते हैं, सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ऑल दिस टॉपिक विल हेल्प यू फॉर
फॉर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। चिल्ड्रन, अगर इतना सारा जितना हमने आज वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन किया, अगर आप उतना भी क्वेश्चन कर लेते हो तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड फिर आप अच्छा करोगे। इट मीन्स अगर इतना क्वेश्चन का आंसर आप करना कर सकते हैं, इट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट है, और उसको चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा यू कैन डू इट नाइसली। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कोई दिक्कत हो यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।